हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेस्ट के एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कुछ पार्ट्स कवर किया। आज के लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि पहले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज पढ़ी, पहले हमने देखा कि उसका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे कि हमने देखा कि 4 वीक में इसका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, या फिर जो हमारी मिल्क लाइन होती है जिसको कि हम लोग मिल्क लाइन या फिर मैमरी रीज भी कहते हैं, उसका जो अपीयरेंस होता है वो 4th वीक में हो जाता है। और जैसे जैसे ये आगे कंटिन्यू करती है उसके बाद में मेमोरी पीड बनाती है। मेमोरी पीड से आगे फिर हमारे सॉलिड कुछ ट्यूब्स निकलते हैं या फिर कॉर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, और जिससे आगे चल के हमारी लैक्टोफेरस डक्ट बनती है। और यही जो पार्ट होता है वो लोब्स के बारे में भी कंटिन्यू होता है। 15 से 20 हमारे पास लोब होते हैं हमारे ब्रेस्ट में। फीमेल्स में आगे चल के प्यूबर्टी या फिर हमारे लैक्टेशन के टाइम के लिए डेवलप होती है, इससे मिल्क सीक्रेट होता है। ये पार्ट हमने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा। रेट्रोमेमोरी स्पेस क्या है ये समझा। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा ब्रेस्ट टिश्यू है वो सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है, और सुपरफिशियल फेशिया के बाद एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि हमारी ब्रेस्ट को या फिर ब्रेस्ट टिश्यू को डीप फेशिया से अलग रखती है। उसी को हम लोग कहते हैं रेट्रोमेमोरी स्पेस। और ये जो रेट्रोमेमोरी स्पेस है ये हमारी पेक्टोरल फेशिया या फिर हमारा जो डीप फेशिया होता है उससे ये सेपरेट होने की वजह से हमारे ब्रेस्ट की मूवमेंट होती है। अगर ये फिक्स हो जाती है तो उसमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो गया, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तीसरी चीज हमने देखी थी इसके क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में हमारा ब्रेस्ट डिवाइड होता है। एक होता है हमारा अपर रेडियल, दूसरा होता है अपर लैटरल, तीसरा होता है हमारा लोअर लैटरल, और चौथा होता है लोअर मीडियल। ठीक है, तो इसमें से जो अपर लैटरल होता है इससे हमारे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेस निकलती है जो कि फोरामेन ऑफ लैंगर से या फिर हमारे डीप फेशिया से निकलती है हमारे एक्सिला की तरफ जाती है। ये पढ़ा था उसके बारे में। और ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेस भी पढ़ा। बेड ऑफ ब्रेस्ट में हमने देखा कि हमारी ब्रेस्ट की जो बेड है वो 3 मसल से बनी है, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटेरियर, और तीसरी मसल होती है हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो कि हमारे एंटेरियर अब्डोमिनल वॉल में भी मसल है। स्किन में हमने देखा कि हमारी जो स्किन है वो 2 टाइप में यहाँ पे डिवाइडेड है। एक तो हमारा निप्पल बनता है और उसके बाद में फिर हमारी अरियोला की यहाँ पे साइड बनती है। ठीक है, अरियोला का एक साइड बनता है जो कि पिगमेंटेड पार्ट होता है, और जो पिगमेंटेड पार्ट है वो एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे ये ज्यादा डार्क होता है और ये रिवर्सेबल होता है। एक्चुअली नॉर्मल ये थोड़ा सा पिंकिश होता है। ठीक है, ये पिंकिश कलर का होता है। ये 2 चीजें पढ़ी हमने। निप्पल में 2 मसल्स हैं, ऐसा पढ़ा था हमने। कौन सी एक सर्कुलर होती है और एक लॉन्जिट्यूडिनल होती है। और जो सर्कुलर मसल होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, निप्पल इरेक्ट होते हैं, और लॉन्जिट्यूडिनल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से निप्पल जो है फ्लैट। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग पार्ट पढ़ेंगे हमारे फाइब्रस सेप्टा का। एक्चुअली फाइब्रस सेप्टा क्या है वो एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया है ये हम लोगों को एक इंडिकेट करता है कि ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये हमारी सबक्यूटेनियस या फिर हमारे स्किन है। ठीक है, ये स्किन है और ये हमारा सुपरफिशियल फेशिया का पार्ट है जहाँ पे हमारे ब्रेस्ट टिश्यूज मौजूद है। अब ये जो स्किन है, इस स्किन को हमारी यहाँ पे जो हमारी फेशिया है या फिर रेट्रोमेमोरी स्पेस है, इसको कनेक्ट करते हुए कुछ फाइब्रस सेप्टा या फिर कुछ लोब्स बनते हैं। ठीक है, फाइब्रस सेप्टा या फिर लोब्स बनते हैं जो कि हमारी स्किन से हमारे डीप फेशिया तक कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये एंकरिंग पार्ट होता है। कैसे है, एंकरिंग पार्ट है, कहाँ से कहाँ तक, स्किन से लेकर हमारे डीप फेशिया तक। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है विच इज कनेक्टेड पार्ट फ्रॉम स्किन टू द डीप फेशिया विच इज नोन एज लिगामेंट ऑफ कूपर। ठीक है, लिगामेंट ऑफ कूपर इसको कहते हैं, और इसी को एक्चुअली दूसरा नाम भी हम लोग देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा ऑफ ब्रेस्ट। और जो ब्रेस्ट पैरेन्काइमा है वो हमारी एक्चुअली ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फाइब्रस सेप्टा प्रेजेंट है ये एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फिर जो हमारा स्ट्रोमा है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो फाइब्रस पार्ट होता है इसमें, तो दूसरा होता है फैट का पार्ट। ठीक है, तो जो फाइब्रस पार्ट होता है इसको हम लोग लिगामेंट ऑफ कूपर कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट ऑफ कूपर कहते हैं। और ब्रेस्ट कार्सिनोमा में इसी का हार्डनिंग हम लोगों को देखने मिलता है।
जिसकी वजह से कि ब्रेस्ट में हमारे ब्रेस्ट का जो टिश्यू है वो डीप फेशिया के साथ यहाँ पे फिक्स होता है। तो इसका मतलब कि जो फाइब्रस टिश्यू है उसको हम लोग कहेंगे लिगामेंट ऑफ कूपर या फिर इसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर कहते हैं। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ठीक है, ये हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। यहाँ पे डायग्राम में दूसरा भी चीज है, ये जो पार्ट है, ये जो पर्पल कलर से लिखा है, ये पार्ट है हमारा रेट्रो में हमारी स्पेस का। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर से लिखा है ये हमारा डीप फेशिया, इसको हम लोग पेक्टोरलिस फेशिया भी कहते हैं। ठीक है, या फिर पेक्टोरल फेशिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेजर मसल कौन सी है, पेक्टोरलिस मेजर, और इसी के सामने रहता है, इसलिए इसको हम लोग पेक्टोरल फेशिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फाइब्रस सेप्टा का पार्ट। अब समझते हैं इसका एक्चुअली में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर क्या है। जब हम लोग ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कहते हैं तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे ब्रेस्ट में 15 से 20 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और हर लोब से एक लैक्टिफेरस डक्ट निकलता है। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट आगे कंटिन्यू होती है और यहाँ पे एंडिंग पार्ट में एक डायलेटेशन दिखाती है जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टिफेरस साइनस। ठीक है, और ये हर एक साइनस, हर एक लोब से मतलब हर लोब से एक लैक्टिफेरस डक्ट निकलेगी, एक लैक्टिफेरस लोब से डक्ट से एक हमारा लैक्टिफेरस साइनस बनेगा, और ये जो साइनस है एक एम्पुला में खुलते हैं, और ये एम्पुला जो होता है हमारी ब्रेस्ट का निप्पल का पार्ट। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसमें हमारी पूरी चीजें कवर की गई है। ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारा एक लोब का पार्ट है। ठीक है, ये पूरा जो है हमारा लोब है। जैसे लोब हमारे ब्रेस्ट टिश्यू में कितने होते हैं, 15 से 20 लोब प्रेजेंट होते हैं, और हर एक लोब में एक लैक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पे जो ब्लू कलर से है ये हमारे लैक्टिफेरस डक्ट है। ठीक है, और ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है यहाँ पे अगर देखेंगे ये जब टर्मिनल पार्ट पे आती है, जब टर्मिनल पार्ट पे आती है तो ये क्या करती है, यहाँ पे डायलेटेशन शो करती है, और ये डायलेटेशन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लैक्टिफेरस साइनस। और जब डक्ट या फिर लोब जो 15 से 20 होंगे, डक्ट भी 15 से 20 होगी, तो ऑब्वियसली लैक्टिफेरस साइनस की भी यहाँ पे संख्या कितनी होगी, 15 से 20 के अराउंड। ठीक है, और ये जो पार्ट है, जो लैक्टिफेरस साइनस का पार्ट है, वो हमारे एम्पुला में खुलता है, और यही एम्पुला हमारी ब्रेस्ट का निप्पल का पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारे ब्रेस्ट की निप्पल का पार्ट है। तो ऐसे इस तरह से हर एक लोब से एक लैक्टिफेरस डक्ट निकलेगी। लैक्टिफेरस डक्ट आगे कंटिन्यू करेगी लैक्टिफेरस साइनस में, और लैक्टिफेरस साइनस कहाँ खुलेंगे, हमारी निप्पल के पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेस्ट के एक्चुअली में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि जो हमारी लैक्टिफेरस डक्ट है, एक लोब थोड़ा सेपरेट किया है यहाँ पे, और हम लोगों को समझने के लिए ये हमारी लैक्टिफेरस डक्ट है। और ये जो लैक्टिफेरस मेन डक्ट होती है उसमें कुछ एसेसरी डक्ट आके खुलते हैं। ठीक है, ये जो डक्ट है ये एसेसरी डक्ट है जो कि हमारी मेन डक्ट में खुलते हैं, जिसको हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। और ये जो एसेसरी डक्ट है इसके ऊपर कुछ यहाँ पे ऐसे एलिवेशन या फिर डायलेटेशन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग अल्वेओलाई या फिर एसिनाई ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, इट इज एसिनाई और सिक्रेटरी पार्ट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, ये हमारा सिक्रेटरी पार्ट होता है, जहाँ से अगर ये एसिनाई है यहाँ से मिल्क सिक्रेट होगा, वो कहाँ पे आएगा, हमारे लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट से आएगा हमारे लैक्टिफेरस साइनस में, और यहाँ से हमारी निप्पल में जाएगा। ठीक है, निप्पल पे आके ये आउटसाइड या फिर बेबी के यहाँ पे माउथ में चला जाएगा। ठीक है, जब बेबी सक करता रहेगा। तो ये पार्ट होता है एक्चुअली हमारी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का, जिसको हम लोग एक्चुअली ग्लैंड कहते हैं। और जो हमारा मिल्क सीक्रेशन का पार्ट होता है वो एक्चुअली हार्मोनल बैलेंस के यहाँ पे मेंशन होता है या फिर मेंटेन होता है, जिसमें कि हमारे ईस्ट्रोजन का भी प्रमाण होता है, प्रोलैक्टिन होता है। ठीक है, तो ये जो हार्मोनल बैलेंस है या फिर हार्मोनल का जो भी ये है फिजियोलॉजी है, आप फिजियोलॉजी में डिटेल में इसको पढ़ोगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग समझते हैं इसके ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज, उसके साथ साथ नर्व सप्लाई के बारे में।
जब हम लोग इसका ब्लड सप्लाई देखते हैं तो ब्लड सप्लाई में एक्चुअली कहाँ कहाँ से इसका ब्लड सप्लाई है, यहाँ पे एक डायग्राम से इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम में इसका ब्लड सप्लाई एग्जैक्टली दिया है। ये हमारा ब्रेस्ट टिश्यू है पूरा, ठीक है। और ये ब्रेस्ट में हम लोगों को यहाँ पे ये एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी है, ठीक है। और मेन ये एक्सिलरी आर्टरी का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सिलरी आर्टरी है। अब 3 आर्टरी से यहाँ पे सप्लाई होता है। एक होती है एक्सिलरी, दूसरी होती है इंटरनल थोरेसिक, आर्टरी, और तीसरी होती है हमारी इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, इंटरकोस्टल आर्टरी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कुछ ब्रांचेस इसकी दी गई है। ये हमारे एक्सिलरी आर्टरी का पार्ट होता है, जो कि यहाँ पे शो, ठीक है, यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी से जो ब्रांच निकल रही है वो क्या है, सुपेरियर थोरेसिक आर्टरी। दूसरी क्या है, कौन सी आर्टरी है, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। और तीसरी है लैटरल थोरेसिक आर्टरी। इसका मतलब है कि जो हमारे एक्सिलरी ब्रांच है या फिर एक्सिलरी आर्टरी है, उससे 3 ब्रांचेस है जो हमारे ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। एक होती है हमारी सुपेरियर थोरेसिक, दूसरी होती है एक्रोमियोथोरेसिक, और तीसरी होती है लैटरल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। ये किसकी ब्रांचेस हुई, हमारी एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये दी गई है, ये कौन सी है, ये है हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारे स्टर्नम के अलाउंड को प्रेजेंट होती है। कैसे होती है वो, स्टर्नम के अलाउंड प्रेजेंट होती है। और ये थोड़ा सा इंटरनली, मतलब हमारे रिब स्ट्रक्चर के पीछे प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। रिब के बाद में ये प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कहते हैं। और यही इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कुछ परफोरेटिंग ब्रांचेस लेके, कौन से ब्रांचेस, परफोरेटिंग ब्रांचेस लेके हमारी मीडियल साइड ऑफ ब्रेस्ट को ये सप्लाई करती है। अब थोड़ा सा लैटरल साइड में अगर देखेंगे तो जो हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज जो है, यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस लेके यहाँ पे लैटरल साइड से ये यहाँ पे पोस्टीरियर साइड से इसको सप्लाई करती है, ठीक है। तो 3 आर्टरीज मेन हमने पढ़ी। एक पढ़ी हमने एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी के कितने ब्रांचेस हो गई, 3 ब्रांचेस हो गई। एक होती है सुपेरियर, दूसरी होती है लैटरल, और तीसरी होती है एक्रोमियोथोरेसिक, ठीक है। वैसे एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, ठीक है। दूसरी आर्टरी पढ़ी हमने इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और जो इंटरनल थोरेसिक होती है उसके ब्रांचेस निकलते हैं परफोरेटिंग ब्रांचेस। कौन से, परफोरेटिंग, मतलब ये डीप फेशिया को परफोरेट करके सुपरफिशियल फेशिया में आए। तीसरी देखिए हमने पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है वो हमारे पोस्टीरियर ब्रांचेस से होकर हमारी ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। ये होते हैं हमारे ब्लड सप्लाई का ब्रेस्ट। अब जानते हैं इसके वेनस ड्रेनेज के बारे में। वेनस ड्रेनेज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितना भी वेनस ड्रेन होगा उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारी वर्टेब्रा के साथ होता है। उसके साथ अगर वर्टेब्रा के साथ होगा, स्पाइनल कॉर्ड के साथ होगा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन के साथ भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट कार्सिनोमा का होता है, उसमें जब मेटास्टेसिस होता है तो हमारे वर्टेब्रल कॉलम में भी हो सकता है, हमारे ब्रेन में भी हो सकता है। कैसे होगा वो समझिए। यहाँ पे अगर पहले हम लोग इसका नर्व सप्लाई देख लेते हैं, उसके बाद में वेनस ड्रेनेज को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ब्रेस्ट का जो हमारा नर्व सप्लाई होता है वो कहाँ से आता है, एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ द 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व्स का यहाँ पे नर्व सप्लाई। कौन सा 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व्स है, और वो भी कौन सी ब्रांचेस, एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस। अब समझते हैं थोड़ा सा वेनस ड्रेनेज के बारे में। अब यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये क्या है, ये हमारा एरियोला का पार्ट है, ठीक है। ये हमारा एरियोला का पार्ट है और ये हमारा निपल। अब यहाँ पे जो एरियोला है, यहाँ पे वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेनोसस सर्कुलरिस। क्या कहते हैं हम लोग इसको, वेनोसस सर्कुलरिस, क्योंकि ये सर्कल में प्रेजेंट है, बराबर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेनोसस सर्कुलरिस या फिर सर्कल ऑफ वेनस प्लेक्सस, ठीक है।
सर्कल ऑफ वेनस प्लेक्सस, या फिर इसको हम लोग कहते हैं वेनोसस सर्कुलर। अभी जो वेनोसस सर्कुलरिस है, एक्चुअली जैसे हमारे आर्टरीज हमने देखी थी कौन सी, एक तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, दूसरी देखी हमने एक्सिलरी आर्टरी, तीसरी देखी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। अब ये जो तीनों आर्टरीज है इसी के अलॉन्ग हमारे वेन्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलॉन्ग वेन कैसे बनेगी, इंटरनल थोरेसिक वेन, दूसरी बनेगी हमारी एक्सिलरी वेन, तीसरी बनेगी हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, ठीक है, या फिर इंटरकोस्टल वेन। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है हम लोगों की, ये जो वेनस प्लेक्सस है यहाँ पे ये जो मीडियल साइड पे होगा, मीडियल साइड पे ये क्या करेगा, हमारे इंटरनल थोरेसिक वेन में यहाँ पे ड्रेन करेगा, ठीक है। मल्टीपल ब्रांचेस है यहाँ पे, ये जो वेनस प्लेक्सस है इंटरनल थोरेसिक वेन में ड्रेन करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग लैटरल साइड पे जाएंगे तो ये यहाँ पे लैटरल साइड पे काम करेगा, ये एक्सिलरी वेन में करेगा, यहाँ पे एक्सिलरी वेन में ये प्रेस पे यहाँ पे ड्रेन करेगा हमारा वेन। और जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट का यहाँ पे कनेक्शन किसके साथ होगा, इंटरकोस्टल वेन के साथ, ठीक है। ये क्या बनी हमारी इंटरकोस्टल वेन, और इंटरकोस्टल वेन जो होती है वो कनेक्टेड होती है हमारी अजाइगस वेन से। कहाँ पे, अजाइगस वेन पे। इसका मतलब है कि ये जो पोस्टीरियर साइड पे हमारी वेन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरकोस्टल वेन, ये जो वेन होती है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारी अजाइगस वेन से, ठीक है। तो अजाइगस वेन एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होती है, अजाइगस वेन प्रेजेंट होती है हमारी पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पे हमारी ये प्रेजेंट होती है अजाइगस वेन। और ये जो अजाइगस वेन है इसका कनेक्शन होता है हमारी जो हमारी वेनस प्लेक्सस हमारे वर्टेब्रा में प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग वर्टेब्रल प्लेक्सस या फिर इंटरनल वर्टेब्रल प्लेक्सस या फिर प्लेक्सस ऑफ बैटसन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये हमारी अजाइगस वेन है। अगर हम लोग यहाँ पे हमारे वर्टेब्रा ड्रॉ करते हैं तो मान लो ये हमारी वर्टेब्रा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये हमारी वर्टेब्रा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी वर्टेब्रल कैनल रहेगी और इसके बाजू में हमारी वर्टेब्रल बॉडी प्रेजेंट, ठीक है। ये हमारी वर्टेब्रल बॉडी प्रेजेंट होगी। अब ये जो इंटरनल प्लेक्सस प्रेजेंट होता है वो हमारी वर्टेब्रल कैनाल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये इंटरनल वेनस प्लेक्सस है या फिर इंटरनल वर्टेब्रल प्लेक्सस है, इसको हम लोग कहते हैं प्लेक्सस या फिर वेनस प्लेक्सस ऑफ बैटसन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, वेनस प्लेक्सस ऑफ बैटसन। और ये जो वेनस प्लेक्सस ऑफ बैटसन है वो क्या करता है, यह हमारी अजाइगस वेन के साथ कनेक्टेड होता है। इसका मतलब है कि अजाइगस वेन अल्टीमेटली ड्रेन कहाँ करेगी, हमारी वेनस प्लेक्सस ऑफ बैटसन में। और ये जो वेनस प्लेक्सस ऑफ बैटसन ये थ्रू आउट द लेंथ, मतलब हमारे वर्टेब्रा में ये पूरा प्रेजेंट है। जो हमारी वर्टेब्रल कैनाल है वहाँ पे जो प्लेक्सस है वो पूरी तरह से प्रेजेंट है और ये अल्टीमेटली आगे कंटिन्यू करेगा कहाँ पे, हमारी स्कल में, मतलब हमारी ब्रेन के साथ, ठीक है। तो ब्रेन में हमारे ड्यूरल वेनस साइनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉरी, ड्यूरल वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होता है क्योंकि ड्यूरा मैटर में प्रेजेंट हो गए, ठीक है। सॉरी ड्यूरा मैटर में प्रेजेंट हो गए। तो ड्यूरा मैटर में या फिर ड्यूरल जो कवरिंग होती है हमारे ब्रेन की, वहाँ पे हमारा ड्यूरल साइनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ड्यूरल साइनस में हमारी ड्यूरल वेनस प्लेक्सस होता है या फिर ड्यूरल साइनस के साथ ही अगर डायरेक्ट कनेक्टेड होगा तो इसका मतलब क्या है, ये बताने का पर्पस क्या है, जब भी कोई कार्सिनोमा होता है हमारी ब्रेस्ट में, यहाँ पे अगर मान लो कोई भी कार्सिनोमा होगा तो ये वेनस ड्रेनेज जैसे होगा या फिर जो ब्लड सप्लाई हमने देखा अभी तक उसका जो वेनस ड्रेनेज होने वाला है वो कहाँ से होगा, ये कुछ इस तरह से हमारी पोस्टीरियर पार्ट से हमारे इंटरनल थोरेसिक वेन में कुछ जाएगा, कुछ एक्सिलरी वेन में जाएगा और थोड़ा जो होगा वेनस ड्रेनेज इंटरकोस्टल वेन में जाएगा। और इंटरकोस्टल वेन जो होती है हमारी अजाइगस वेन के साथ कनेक्टेड होती है। अजाइगस वेन जो है हमारी वेनस प्लेक्सस ऑफ बैटसन के साथ कनेक्टेड होती है और वेनस प्लेक्सस ऑफ बैटसन हमारे ड्यूरल साइनस के साथ कनेक्टेड होता है। इसीलिए जो भी यहाँ से ब्रेस्ट सेल ट्रैवल करेंगे इंटरकोस्टल वेन में, इंटरकोस्टल वेन से जाएगी वो हमारी अजाइगस वेन में, अजाइगस वेन से जाएगा हमारे बैटसन में,
लैटरल प्लेक्सस में, और ये आगे कंटिन्यू करेगा तो लोअर साइड पे जाएगा तो हमारे लंबार वर्टेब्रा को यहाँ पे अफेक्ट करेगा, और अगर हमारे ब्रेन में जाएगा तो ये ड्यूरल साइनस प्रेजेंट होगा, और इसका मतलब है कि इसका जो मेटास्टेसिस होगा हमारे ब्रेन टिश्यू में भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई कार्सिनोमा का पेशेंट आप देखोगे तो हम लोगों को एक चीज समझनी है कि जो वेनस प्लेक्सस है उसके थ्रू कहीं मेटास्टेसिस हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में नहीं हुआ है, तो हम लोगों को चेक करना, ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, अब इसका जो ड्रेनेज है और जो अप्लाइड एनाटॉमी